वक़्त हम भोपाल के इकबाल मैदान पे खड़े हुए हैं। कल रात सरकार ने लोकसभा के अंदर वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया है। इस बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े हैं और विपक्ष में 232 वोट पड़े हैं। आइए हम कुछ समाज सेवी लोगों से बात करते हैं। इस विधेयक के पास होने के बाद भोपाल के लोग क्या सोचते हैं और क्या फ़र्क पड़ेगा भोपाल की आवाम के ऊपर इस बिल के? ये सर आपका नाम बताइए आप? जी, मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली है और मुझे आमतौर से लोग अली के नाम से जानते हैं। मुस्लिम महासभा का मैं ज़िला अध्यक्ष हूँ। तो सर आप ये बताइए कि कल रात में सरकार ने विधेयक को पास कर दिया है। अब इस विधेयक के पास होने के बाद आपको क्या लगता है कि अब जो वक़्फ़ की जो प्रॉब्लम्स थी, जो प्रबंधन की दिक्कत आ रही थी, जो भी चीज़ें आ रही थी, क्या उन चीज़ों में कुछ सुधार आएगा? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ ये जो कानून सरकार जो लेकर आई है, ये असल में कानून नहीं है, ये सीधी-सीधी सी सज़ा है मुसलमानों को, जिसका नाम कानून दिया गया है कि वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल जो इन्होंने एक्ट जो बनाया है। क्योंकि जिस तरह से वक़्फ़ अभी तक काम करता हुआ आया है, उसमें इन्होंने जो इस तरह से कि इसके अंदर उन्होंने कहा कि 2 हिंदू और 2 महिलाएँ इसमें काम करेंगी, जबकि वक़्फ़ जो है, ये जो है मुसलमानों की तंज़ीम है। वक़्फ़ जो होता है असल में वक़्फ़ को समझना पड़ेगा कि वक़्फ़ियत जायदाद क्या होती है। वक़्फ़ियत जायदाद जो जिसने वक़्फ़ करी उसने अल्लाह को दे दी। यानी कि ये अल्लाह के कानून में आ गई ये ज़मीन, ये जायदाद। इसका देखभाल सिर्फ़ मुसलमान जो ईमान वाला है वही कर सकता है। अगर आप इसमें गैर मुस्लिमों को अगर आप एंटर करते हैं तो फिर वो अपने हिसाब से करेंगे। दूसरी चीज़ ये है जो सवाल कई हैं, सवाल ये भी है कि जो मुस्लिम अगर उसमें आप हिंदू अगर डाल रहे हो तो जो हिंदू वक्फ बोर्ड की तरह जो काम कर रहे हैं, जो ट्रस्ट हैं, जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि है, इस तरह से कई एक हैं, तो उसमें आपने मुसलमानों को क्यों नहीं डालते हो आप? अच्छा, मैंने यहाँ तक भी है कि जो राम जन्मभूमि अयोध्या में जो है वहाँ पे जो एसडीएम या एएसएम मैं पोस्ट बोल रहा हूँ, उसमें उन्होंने कहा है कि वो वहाँ का अध्यक्ष रहेगा अगर गैर मुस्लिम होता है तो। और अगर इस बीच में अगर वहाँ मुस्लिम होता है तो उसके नीचे के अधिकारी या उसके ऊपर का अधिकारी रहेगा, मतलब वहाँ भी मुसलमानों को एंट्री नहीं है। तो आप यहाँ पे एंट्री ज़बरदस्ती क्यों ले रहे हो आप? तो आपको क्या लगता है कि यह सरकार जो है मुसलमानों के भले के लिए जो विधेयक लाई वो मुसलमानों के भले के लिए है या उसका कुछ अपना पर्सनल हित है सरकार का जो इस विधेयक को लेके आई है? देखिए क्या है कि सरकार की नीयत के अंदर खोट होता है और सरकार क्या करती है कि सरकार अपनी एजेंसियों से पहले एक माहौल क्रिएट करती है, क्या है वो धारा 370 का हो, 3 तलाक का हो या सीए का हो या अब वक्फ बिल का हो। सरकार पहले इसका प्रोपेगेंडा करती है और हमारे जो मुस्लिम रहनुमा या मजहबी रहनुमाओं की गलती क्या रही कि वक्फ के मामले के अंदर बेपनाह झूठ बोला जा रहा था, बहुत प्रोपेगेंडा करा जा रहा था कि रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी इनकी है। अगर वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी होती तो 2006 की सच्चर की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर मुसलमानों को दलित से भी ज़्यादा बुरा हाल है। अगर वक्फ की प्रॉपर्टी इतनी होती, उससे आमदनी इतनी हो रही होती तो आज मुसलमानों के हालात दूसरे होते। तो सरकार की नीयत कहीं ना कहीं नीयत के अंदर खोट है और सरकार ये वोट पोलराइजेशन का काम करने के लिए ये बिल लेके आ रही है, जबकि सरकार को ये चाहिए कि जो 100 करोड़ दूसरे लोग हैं उनके बारे में सोचना चाहिए, उनके के लिए बिल लेके आना चाहिए कि सिर्फ मुसलमानों के लिए बिल लेके आएगी। अगर उसकी नीयत ये है कि सिर्फ हम मुसलमानों के लिए बिल लेके आएंगे और मुसलमानों की तरक्की होंगे तो मुसलमान तो 100 करोड़ उनके वोटर ही नहीं कहलाते, तो इतनी मोहब्बत क्यों? तो जाहिर बात है ये मोहब्बत ऐसी देख ली है कि और जिस तरीके से उन्होंने अभी ईद के टाइम 32 लाख ये जो किट बांटे, तो मैंने पहले भी लोगों से कहा था कि ये 32 लाख किट बांटना इस तरीके से हुआ जैसे बकरे की ज़िबा करने से पहले दाना पानी खिलाया जाता है। तो कहीं न कहीं ये सरकार की नीयत के अंदर खोट है और अगर ये आने वाले दिनों के अंदर पता चल जाएगा कि सरकार इसके ऊपर कहाँ अपना स्टैंड लेती है। हाँ, जैसे कि मुनव्वर भाई ने बताया है कि सरकार की नियत में खोट है कि सरकार को इतनी मोहब्बत कैसे हो रही है मुस्लिम समाज से। सबसे पहले उन्होंने 3 तलाक का लेके आए मुस्लिम समाज के लिए, उसके बाद अब ये वफ़ का लेके आ गए। क्या आपको लगता है कि सरकार को वाक़ई में मुसलमानों की तरक्की के लिए मोहब्बत जाग गई है या सरकार मुसलमानों की तरक्की के लिए सब चीज़ कर रही है या उसका कुछ पर्सनल रीज़न है उसका? सरकार पहली बात तो ना मुसलमान ना हिंदू किसी की तरक्की के लिए काम नहीं कर रही। जो सरकार के पसंदीदा लोग हैं जैसे अडानी और अंबानी, सरकार उनके लिए काम कर रही है। अब जैसे कि वक़्फ़ के बिल आने पर जो मुसलमानों में हलचल मची है वो इस वजह से मची है कि आज जो हिंदुस्तान में दिल्ली एयरपोर्ट है, जो नाम पूरी दुनिया में मशहूर है दिल्ली एयरपोर्ट का, और वो सभी का हिस्सा होता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। जब सरकार ने उसको बेच दिया
तो फिर ये तो प्रॉपर्टी मुसलमानों की है, तो ये तो उसको पहली फुर्सत में बेचेंगे। अब सारे जो स्टेशन है इनको सरकार बेच के प्राइवेट कर रही है, जो सरकारी संपत्ति को प्राइवेट कर रही है सरकार, तो फिर वक्फ की प्रॉपर्टी को क्या छोड़ेगी? वो तो सीधे सीधे अपने अडानी और अंबानी का काम चलाएगी। जैसे कि इस देश की ट्रेन तक उनको दे दी, तो वक्फ की प्रॉपर्टी भी उन्हीं को देगी। तो सरकार का मिशन कोई हिंदुओं का और मुसलमानों का भला नहीं है। सरकार का ये कि सरकार के जो भी बिजनेस पार्टनर है उनको उजागर करके उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करे। वक्फ के अंदर ऑलरेडी एक ट्रिब्यूनल था कि अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति के ऊपर अधिकार जमाता था तो उसके लिए ये था कि वो ट्रिब्यूनल में जाए और उसको केस करे कि ये संपत्ति हमारी है। तो क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी सरकार को कि अब उसने ट्रिब्यूनल को कमज़ोर कर दिया है और अब जो है सिविल कोर्ट की तरफ रुख कर दिया है? कि आपको लगता नहीं है कि इसके अंदर सरकार का मंशा क्या है? देखिए, वक्फ ट्रिब्यूनल जो बनाया गया था उसके जो कुछ भी अधिकार थे वो काफ़ी पहले थे, लेकिन जो भी वहाँ के न्यायाधीश जो बैठे हुए हैं वहाँ जाके अगर आप देख लें तो कोई भी ऐसे फैसले वक्फ के संपत्तियों के हित के अंदर अभी तक नहीं हो रहा है। हज़ारों फाइलें जो हैं वो फैसलों के इंतज़ार में, बहस के इंतज़ार के अंदर वहाँ पड़ी हुई धूल खा रही हैं। और जहाँ तक रहा वक्फ की संपत्तियों का, तो वक्फ की संपत्तियाँ तकरीबन 80% संपत्तियाँ जो हैं वो ज़्यादातर कब्ज़ों के अंदर हैं लोगों के। और उनके ऊपर कौन कब्ज़े में हैं? पूरे भोपाल शहर के जितने भी कब्रस्तान थे उनके ऊपर कौन काबिज़ है? यहाँ की सरायों पर कौन काबिज़ है? यहाँ के मुसाफिर खानों पर कौन काबिज़ है? वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सरकार अगर जो कुछ भी निर्णय ले रही है तो ये आज का नहीं है, ये तो पिछले तकरीबन 40 साल से ये प्लानिंग चल रही थी। सारी वक्फ संपत्तियों के अंदर कांग्रेस के शासनकाल से ही जहाँ जहाँ औकाफ की संपत्तियाँ व शासकीय संपत्तियाँ डाला जा रहा था। और 2004 के जो कंप्यूटरीकरण का रिकॉर्ड जो है उसके अंदर अगर आप मानिए उन पे कब्जे करे हुए हैं। जिस तरह पहले भी एक मुसलमानों के 3 तलाक का मामला आया था, मुसलमान बहुत रोष हुआ था और बहुत ज़्यादा उसने एहतजाज करा था और उसके बाद वो ठंडा पड़ गया था। क्या अब ये जो अमेंडमेंट हुआ है, अब मुसलमान समाज को क्या लगता है कि आपको मुसलमान समाज इसको एक्सेप्ट कर लेगा या इसके ख़िलाफ़ कुछ करेगा? क्या आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखिए क्या है, मुसलमान समाज बड़ा जज्बाती और भोला भाला है। ऊपर से जो हमारे बड़े आर्डर कर देते हैं मुसलमान उसी की पर आँख बंद करके चल पड़ता है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले हर मुसलमान को ये जो बिल आया है उसको बिल की स्टडी करना चाहिए। सिर्फ एकदम भेड़ बकरियों की तरह कहीं पे भी ना तो बैठ जाना चाहिए ना एहतजाज करना चाहिए। सबसे पहले उसके अंदर उसके कानूनी पहलू के समझें कि क्या इसके मेरिट और डिमेरिट हैं। उसके जो बिल आया है उसके अंदर क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं। अगर सरकार की मंशा अपन को समझ नज़र आती है कि सरकार बिल्कुल इसके अंदर जो करनी के अंदर फ़र्क है, तो आगे सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है और उसके बाद जो संवैधानिक हमें एहतजाज करने का तरीका बताया है उसको बड़े पैमाने पे एहतजाज किया जाएगा। लेकिन पहले उसको बिल को एक एक मुसलमान को, एक एक भारतीय को, जो सेकुलर भारतीय हैं उनको उसको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि इसके अंदर क्या मेरिट डिमेरिट हैं। जैसे कि बताया गया, भाई ने बताया कि 80% जो संपत्ति वक्फ की है उस पे जो है लोगों ने कब्ज़ा करके रखा है और काफ़ी केस जो है सरकार के ख़िलाफ़ भी चल रहे हैं। उस केस के अंदर आपको लगता है कि सरकार के ख़िलाफ़ केस चल रहा है और अब सरकार ही इसकी मालिक बनती जा रही है वक्फ की, क्या न्याय कर पाएगी सरकार इन वक्फ संपत्तियों पे? सरकार तो बिल्कुल न्याय नहीं कर पाएगी, क्योंकि सरकार तो वक्फ की संपत्ति को अब अपना ही कह रही है, तो वो न्याय क्या करेगी? दूसरी बात, जो चीज़ लोगों के लिए काम आ रही थी, जो चीज़ें कब्रस्तान है या मस्जिद है, सारी चीज़ें, अब तो जो चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं सरकार उसको भी अपने अंडर में लेना चाह रही है। तो ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है कि सरकार आपके काम आएगी, बिल्कुल नहीं आ सकती। आज तक कभी काम नहीं आई सरकार, किसी भी मुद्दे पर नहीं आई है। और सबसे बड़ी बात, सरकार हर चीज़ हमारे लिए लेके आ रही है। अगर हमारे लिए अच्छा करना है तो फिर आप हमारे गैर मुस्लिम भाई के लिए क्या कर रहे हो? आप हमारे ही मज़हब में क्यों सुधार कर रहे हो? 3 तलाक पे आप मेरे घर मज़हब में आ रहे हो, आप क्या कहते हैं वक्फ बिल पे मेरे मज़हब पे आ रहा हो, तो आप सब चीज़ें मेरी अच्छाई करना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं प्रधानमंत्री से यही कहना चाहता हूँ कि दूसरे भी मज़हब हैं इस मुल्क के अंदर, उनके लिए भी अच्छाई का फैसला करें। आप उनकी तरफ भी नज़र डालें, उनके अंदर क्या कमी है। बहुत से लोग हैं इस मुल्क में, आज हमारी बहन बेटियों को सर पे हिजाब पहनाया जा रहा है, उतारने की बात करी जा रही है। और जिस देश में हमारे नंगे भाई हैं जो बेचारे नंगे रहते हैं, उनको कपड़े पहनाने की बात नहीं करी जा रही। तो इस तरीके से नहीं चलेगा। अली भाई, आप ये बताइए, सरकार ने अभी ईद के मौके पे सौगात दी, जो तोहफ़ा दिया मुसलमानों को,
और दूसरा ये जो वक्फ का अमेंडमेंट बिल आया है, क्या ये भी एक सौगात है क्या मुसलमानों के लिए? देखिए, ये सौगात नहीं है, ये इन्होंने ये एक पॉलिटिकल स्टंट था इनका कि इनको जब ये वक्फ को लाना था तो कुछ जो इनके साथ जो मुसलमान इनके आगे पीछे घूमते हैं, जो इनसे किसी तरह की लालच या किसी लोभ में इनके साथ रहते हैं, उनको अपनी तरफ इनको करना था कि ऐसा नहीं कि वो भी हमारा मुखालिफ हो जाए तो जो 288 इनको वोट मिले वो भी इनको ना मिलते। तो ये एक तरह का इनको प्रलोभन था इनके साथ। अच्छा, मैं आपको एक बात, अभी आपने जो इनसे बात कर रहे थे तो मैं आपको जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर हम लोगों को ये हमारा यकीन है इस पे कि हम कुछ गलत करते हैं तो अल्लाह के अज़ाब हमारे ऊपर आते हैं और मुसल्लत होते हैं हमारे ऊपर अज़ाब, और वो हो रहा है। तो अभी तक वक्फ की जो संपत्ति थी वो हम लोगों ने या हमारा जो उसके रहनुमा थे, जो उसके जो टेक केयर जो करते थे, टेकर जो करते थे वो सही से नहीं कर पाया, तो शायद उनकी वजह से ये हमारे ऊपर एक तरह का ये अज़ाब, जैसे मैंने पहले कहा था कि कानून नहीं है, सज़ा है ये, तो ये अज़ाब हमारे ऊपर मुसल्लत किया है। लेकिन अब ये अज़ाब जो है ये सरकार अपने ऊपर ले रही है। ये वो अल्लाह की जो जायदाद थी उसकी मालिक सरकार बन रही है। तो जब जो मुसलमानों ने जब इसकी वो करी, उनके ऊपर जब इसके अज़ाब आए, तो अब जब सरकार इनकी बन जाएगी तो अब अज़ाब सरकार के ऊपर आएंगे, और अब सरकार के ऊपर जब अज़ाब आएंगे तो आप देखिएगा कि देश में किस तरह से क्या क्या होता है। कल जब लोकसभा के अंदर वोटिंग होने वाली थी उसके पहले पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश की तरफ देख रहा था। उनसे बड़ी उम्मीद लगा के बैठा था कि वो सरकार के खिलाफ वोटिंग करेंगे, लेकिन उन्होंने पक्ष में वोटिंग करी। क्या आपका मुस्लिम समाज जो आपके मुस्लिम समाज के साथ में नहीं है, तो आप फिर उन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश को किस तरह से आप उनकी तरफ उम्मीद की नजर रखाते हैं? मैं भारत के मुस्लिम समाज से ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के ऊपर भरोसा छोड़ के जब गैरों पे भरोसा करते हैं तो फैसले ऐसे ही होते हैं। वो हमारे सीधे साधे मुसलमान ये सोचते हैं कि किसी गैर मुस्लिम ने टोपी पहन ली और सर के ऊपर गमछा डाल लिया, मुस्लिम गमछा डाल लिया, तो वो सोचते हैं कि ये हमारा हितैषी हो गया, या दो मीठी मीठी बातें कर ली, हमारे इफ्तार पार्टी करा दी तो ये हमारे लिए अच्छा सोचेगा। बिल्कुल भी ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। अपने वोट की कीमत को समझें और ये बिल्कुल ना सोचें कि जब तक अपने कायदीन लोकसभा में और विधानसभाओं में नहीं होंगे हमारे कानून के साथ ऐसे ही खिलवाड़ किया जाएगा, और इन पे भरोसा करना बिल्कुल बंद करें। अपने बाजुओं पर भरोसा करें, अपने लोगों पर भरोसा करें, और अपने भी उन लोगों पर भरोसा करें जो बिल्कुल ईमानदार हों, ना कि वो ऐसे लोग हों जो पार्टी विप के ऊपर चलते हों। कई मौके ऐसे भी देखने में आए कि जो मुस्लिम सांसद और विधायक हैं, लेकिन जहाँ मुस्लिम कानून के अंदर उनको बोलना चाहिए, लेकिन वो पार्टी गाइडलाइन से बंधे रहे, उन्होंने पार्टी की गुलामी करी, ना कि जो मुसलमानों के हक़ के अंदर खड़े हुए। बिहार के अंदर चुनाव होने वाले, नीतीश ने जो है विपक्ष में डाला है इसके अंदर, विधेयक के अंदर। अब आपको लगता है कि बिहार के मुसलमान जो हैं इससे जागरूक होंगे और अपने वोट डालने पहले एक बार ये सोचेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुसलमान जागरूक होंगे, क्योंकि इसकी वजह यह है कि सारे वक्फ बोर्ड के और सारे फैसले सीए एनआरसी के सारे मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, चाहे 3 तलाक हो या हिजाब हो। उसके बाद हमारे कुछ मुसलमान भाई बीजेपी का झंडा पकड़े थे, वो जागरूक नहीं हुए, तो बिहार के कैसे जागरूक हो जाएंगे? तो उससे कोई जागरूक नहीं होगा। वो तो आखिरी में नेता अपने भाषण दे के जाएगा, तो वो सब उन्हीं को वोट देंगे। ये थे भोपाल से कुछ लोग जिनसे हमने चर्चा करी विधेयक पास होने के बाद। बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं, नीतीश को देखना पड़ेगा, नीतीश जी को, कि वो मुसलमानों को किस तरह रिझाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो है विधायक जो है मुसलमानों के खिलाफ वोट डाल के विधेयक पास करवा दिया नीतीश जी ने, चंद्रबाबू नायडू ने। अब हम देखना पड़ेगा आगे कि इस विधेयक के लिए मुस्लिम समाज क्या करता है। मैं भोपाल से